हेलो डीएवियंस, मेरा नाम है मनीष। वेलकम टू डीएवी गुरु। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट 1। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसको देखने के लिए आप पिन्ड कमेंट में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। क्लास 8 में आपका बोर्ड्स का एग्जाम होता है, इसीलिए पूरे वीडियो को देखिए, हर टॉपिक को अच्छे से समझिए, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आसानी से आंसर कर पाएं। डीएवी ग्रुप पर आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डीएवी ग्रुप सर्च करके इस चैनल पर आ जाना है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस दिख जाएंगे, और यहाँ से आप अपने क्लास के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियस और चौथा है सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स भी बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग इसी टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, और सबसे अंतिम टॉपिक हमारा होगा कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं, जो कि है पार्ट्स ऑफ अ सेल। जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे एक सेल में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और उन्हीं के बारे में इस टॉपिक के अंदर में हमें डिटेल में पढ़ना है। अगर हम लोग एक सेल के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल मेनली 2 ही चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटोप्लाज्म, जो कि लिविंग होता है, इसमें जान होती है, और दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करके रखता है। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है प्रोटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेर के रखना। अगर हम लोग इस वाले फिगर के थ्रू समझना चाहे तो ये जो आउटर पोर्शन है, आउटर लेयर है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर लिखा भी गया है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ भी है, ये पूरा पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म में भी 2 चीज़ पाया जाता है, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। अगर इसको हम लोग फिगर के थ्रू समझना चाहे तो ये जो गोल सा बीच में है काला काला, इसी को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। जनरली ये सेल के बीच में ही पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये कॉर्नर में भी पाया जा सकता है। और अगर हम लोग न्यूक्लियस को छोड़ दें और इधर सेल मेम्ब्रेन को भी छोड़ दें, तो ये जो बीच में जितना पोर्शन बच रहा है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। यहाँ पर देखिए इंडिकेट करके भी बताया गया है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस भरा हुआ है इसमें, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। फिगर में आप देखिए, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। इन्हीं सबको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गेन्स होता है, हार्ट होता है, लीवर होता है, किडनी होता है, बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर भी अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं, और उन्हीं ऑर्गेन्स को हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग इसको बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक सेल के अंदर पाए जाते हैं, और इसका काम होता है अलग अलग फंक्शंस को कंप्लीट करना। हर सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग काम होता है, और ये अपने काम को पूरा करते हैं सेल के अंदर रहकर। लेट अस लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल। अब हम लोग हर पार्ट के बारे में, एक सेल में जितने भी पार्ट होते हैं, हर पार्ट के बारे में एक एक करके यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे। एक सेल का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। अभी हम लोग सेल का डायग्राम देखे थे, जिसमें कि बीच में न्यूक्लियस था, उसके बाद साइटोप्लाज्म था, और ये चारों तरफ से एक लेयर से घिरा हुआ था, और इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जितने भी लिविंग सेल होते हैं वो एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, एक झिल्ली से घिरे होते हैं, और उसी झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है, जो कि है सेल मेम्ब्रेन। आप दोनों नाम को याद रखिएगा। एग्जाम में सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन नहीं बोल के उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है उसके बारे में यहाँ से बताया गया है, आप इसको ध्यान से समझिए। सेल के अंदर एक जेली जैसा मटेरियल होता है, जेली जैसा सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में 2 चीज़ आता है, साइटोप्लाज्म भी आता है और न्यूक्लियस भी आता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है इसी को सराउंड करके रखना, इसी को चारों तरफ से घेर के रखना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। एक सेल के अंदर कौन सा सब्सटेंस जाएगा और कौन सा सब्सटेंस उससे बाहर आएगा, इसको कंट्रोल करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन का ही होता है।
अब बात ये आती है कि ये सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल के बारे में यहाँ पर बताया गया है, द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया हैव एडिशनल आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। अभी हम लोग सेल के डायग्राम में देखे थे कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है, उसके चारों तरफ एक लेयर होता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्लांट्स के सेल में देखेंगे, फंगी के सेल में देखेंगे और कुछ बैक्टीरिया के सेल में देखेंगे तो एक और वॉल होता है, एक एडिशनल वॉल होता है और इसी वॉल को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट कवरिंग होते हैं, इसी कारण से इसको रिजिडिटी मिल पाता है, ये कठोर हो पाते हैं और जो प्लांट सेल होते हैं ना उनको इन्वायरमेंट के हार्श कंडीशन से प्रोटेक्शन मिल पाता है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होता तो उसका सेल हमारे सेल की तरह ही सॉफ्ट होता, प्लांट का बॉडी हमारे बॉडी की तरह ही सॉफ्ट हो जाता, जिसके कारण से वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाता। सेल वॉल के कारण प्लांट सेल को एक डेफिनेट शेप मिल पाता है, उसको एक फिक्स साइज मिल पाता है और उसको सपोर्ट मिल पाता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल का होना बहुत ज़रूरी है। एक सेल का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है साइटोप्लाज्म। जब हम लोग डायग्राम देखे थे सेल का तो बीच में न्यूक्लियस था, इसके चारों तरफ एक जेली जैसा सब्सटेंस था और फिर ये एक लेयर से घिरा हुआ था। ये जो जेली जैसा सब्सटेंस है ना, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म lying inner to the cell membrane but outside the nuclear membrane is called cytoplasm। इसका मतलब हुआ कि प्रोटोप्लाज्म का वह पार्ट जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है, उसी पार्ट को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, सबसे आउटर लेयर, इसके अंदर में एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस भरा होता है और साथ ही साथ बीच में न्यूक्लियस होता है। दोनों को मिलाकर हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा गया है कि प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है, मतलब ये वाला बीच वाला पोर्शन के बारे में बात किया जा रहा है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर एक नया वर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बारे में अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, बट अभी हम लोग फिगर में देखे थे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल के चारों तरफ एक पतला सा झिल्ली होता है, उसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक झिल्ली होता है, एक लेयर होता है और उसी लेयर को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन हो गया, आप इसको अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। साइटोप्लाज्म जो है दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है कीटोज जिसका मतलब होता है हॉलो यानी कि खोखला, और दूसरा वर्ड है प्लाज्मा जिसका मतलब होता है लिक्विड। इन्हीं दोनों वर्ड से मिलकर साइटोप्लाज्म बना है। साइटोप्लाज्म के बारे में और डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। साइटोप्लाज्म जो है ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है और इसके कारण ही सेल की सभी एक्टिविटीज़ हो पाती हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नदी में पानी होता है और पानी के कारण ही जितनी भी मछलियां होती है वो सभी एक्टिविटीज़ कर पाती हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा पाती हैं, अपना फूड सर्च कर पाती हैं। बिल्कुल वैसे ही एक सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म भरा रहता है, एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस भरा रहता है और इसके कारण ही जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो अपना काम कर पाते हैं। अगर ये लिक्विड जैसा सब्सटेंस नहीं होता तो सेल ऑर्गेनल्स जो है ना वो अपना काम नहीं कर पाते। साइटोप्लाज्म अनेक चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और इसके अलावा एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी इसमें प्रेजेंट होता है। ये सभी कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और इसके कारण से प्रोटोप्लाज्म को एक यूनिक लिविंग नेचर मिल पाता है। सेल का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। सेल के डायग्राम में भी हम लोग देखे थे, बीच में ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके बारे में लिखा है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन होता है ना, सब कुछ को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे ही एक सेल में न्यूक्लियस का काम होता है सेल के सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। न्यूक्लियस जनरली सेल के सेंटर में ही पाया जाता है। हम लोग भी डायग्राम में देखे थे कि ऐसे सेल बना हुआ था और इसके बीच में न्यूक्लियस था, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि न्यूक्लियस पेरिफेरल पोजीशंस पर है, मतलब न्यूक्लियस इस वाले पोजीशन पर भी देखा गया है, पेरिफेरी के नज़दीक। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जैसा कि हम पहले ही बताए, हमारे बॉडी में जैसे ब्रेन है वैसे ही एक सेल में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस इज अ डेंस स्ट्रक्चर बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। जैसे सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और इसका काम क्या होता है,
ये एक डेंस स्ट्रक्चर को बाउंड करके रखता है, एक बहुत ही घने स्ट्रक्चर को, बहुत घना होता है यहाँ पर, बहुत डेंस होता है और इसको ये घेर कर रखता है। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। हमें समझना है कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि प्रोटोप्लाज्म हम लोग किसको बोलते थे। आपको याद होगा कि सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सब्सटेंस है, ये जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है प्लस ये जो न्यूक्लियस होता है, इन सब को मिलाकर हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसी तरह अगर हम लोग न्यूक्लियस के अंदर भी देखेंगे ना, तो न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारा सब्सटेंस होता है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ लिक्विड जैसा सब्सटेंस भी होता है। इसी सब को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हमें समझना है कि क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक थ्रेड जैसा नेटवर्क होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। अगर आप न्यूक्लियस को जूम करके देखेंगे तो आपको उसमें धागे जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यही स्ट्रक्चर क्रोमेटिन कहलाता है। क्रोमेटिन का काम क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जब एक सेल डिवाइड होने के लिए रेडी होता है, एक नए सेल को जन्म देने के लिए रेडी होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब एक सेल डिवाइड होता है ना, उसके बाद ही एक नए सेल का जन्म होता है। एक सेल दो पार्ट्स में बट जाता है, ये वाला पार्ट एक नया सेल बना लेता है और ये वाला पार्ट भी एक नया सेल बना लेता है। इसी प्रोसेस के बीच में क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं, बहुत सारे क्रोमेटिन एक साथ आकर मिल जाते हैं और एक मोटा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मोटा धागे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहा जाता है। अब देखिए क्रोमोसोम का काम क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दीज क्रोमोसोम्स आर स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स और जीन्स इनहेरिटेड बाय वन जनरेशन फ्रॉम अर्लियर जनरेशंस। जैसे पेरेंट्स के गुण हमें उनके बच्चों में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो पेरेंट सेल होता है ना, उसका गुण हमें बेबी सेल में देखने को मिलता है और क्रोमोसोम्स के कारण ही ये गुण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा पाता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि इंसान का जो सेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, डॉग के सेल में 78 क्रोमोसोम्स होते हैं, पिजन के सेल में 80 क्रोमोसोम्स होते हैं, ईस्ट के सेल में 32 क्रोमोसोम्स और व्हीट के सेल में 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सब डेटा आप याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स या टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है। मेनी स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर बहुत सारे लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। दीज आर इक्विवेलेंट टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होता है, बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, दोनों एक तरह से काम करते हैं। हेंस दे आर नेम्ड एज सेल ऑर्गेनल्स, इसीलिए इसको हम लोग सेल ऑर्गेनल कहते हैं। अब इसी के बारे में हम लोग को डिटेल में यहाँ से पढ़ना है। सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले हमें प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ना है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं उसके बारे में ध्यान से समझिएगा। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट के सेल में पाए जाते हैं। ये बड़े साइज के ऑर्गेनल्स होते हैं और इनका काम होता है प्लांट्स के गुण को दिखाना। इसमें कुछ ऐसे पिगमेंट्स पाए जा सकते हैं जो कि प्लांट सेल को कलर प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिड 3 तरीके का हो सकता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और एक तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तीनों के बारे में एक एक करके अब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को समझ लेते हैं। प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और इन्हीं प्लास्टिड्स को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्लांट्स के लिए, ग्रीन प्लांट्स के लिए फूड मैन्युफैक्चर करना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरे प्लास्टिड का नाम है क्रोमोप्लास्ट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करवाना। जैसे कि फ्रूट का जो कलर होता है, वेजिटेबल्स का जो कलर होता है, फ्लावर्स का जो कलर होता है, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। वही चीज़ यहाँ पर बताया भी गया है कि क्रोमोप्लास्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोप्लास्ट का ही काम होता है कलर देने का। प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स में हमें कलर दिखाई देते हैं, जैसे कि फ्लावर का एक अलग कलर होता है, फ्रूट का एक अलग कलर होता है, स्टेम का अलग कलर होता है, ये सब कलर देने का काम क्रोमोप्लास्ट ही करता है। लेकिन ग्रीन कलर को छोड़कर। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट्स को ग्रीन कलर देने का काम ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट करता है, तो इसका काम ये क्यों करेगा? इसीलिए ग्रीन कलर को छोड़कर जितना भी कलर आपको प्लांट में दिखाई देता है, सिर्फ उसके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमें समझना है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ये तीसरे टाइप का प्लास्टिड है। इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, प्लांट्स ऑल्सो कंटेन सम कलरलेस प्लास्टिड। कुछ ऐसे प्लास्टिड भी होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, उसका कोई रंग नहीं होता है। इसका बस इतना ही काम होता है कि सेल में स्टार्च को, प्रोटीन को और ऑयल्स को स्टोर करके रखने के लिए ये जगह प्रोवाइड करवाता है। दूसरा सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सेल को जितना एनर्जी चाहिए ना,
माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलता है। यहाँ पर बताया गया है कि इसका शेप दो तरीके का हो सकता है, ये रॉड शेप्ड भी हो सकता है कुछ इस तरीके का, और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर वाला भी हो सकता है कुछ इस तरीके का। एक सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं और सभी मिलकर सेल में होने वाले फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। सेल जो होते हैं वो भी सांस लेते हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उनकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ सेल में जनरेशन ऑफ एनर्जी भी होता है, सेल में एनर्जी बनता है फूड को यूज करके, और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया सेल की मदद करता है। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तीसरा सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। ये एक नेटवर्क की तरह पूरे सेल में फैला होता है, जैसे कि हमारे पूरे कंट्री में रोड नेटवर्क फैला हुआ है, रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से ER हमारे सेल में फैला होता है। इसका काम क्या होता है वो भी आप याद रखिएगा। एक सेल के अंदर जितने भी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए चैनल्स प्रोवाइड करवाना, उसके लिए रास्ता प्रोवाइड करवाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का हो सकता है, एक होता है रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ ER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसको हम लोग रफ ER क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है ना, ये देखने में हमें रफ जैसा लगता है। जब आप इसके सरफेस को देखिएगा तो इसमें आपको बहुत सारा ऐसा ऐसा स्पॉट दिखेगा, बहुत सारा ऐसा ऐसा दाना दिखेगा, और इन्हीं दानों को हम लोग राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सेल के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम राइबोसोम्स का ही होता है। इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है कि इसको हम लोग स्मूथ ER क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखने में स्मूथ लगता होगा। यहाँ पर बताया भी गया है कि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसके कारण से इसका जो अपीयरेंस है वो स्मूथ रहता है। स्मूथ ER सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फैट्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। अगला सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स स्टैक्ड वन अबव द अदर। ये सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, और एक के ऊपर एक स्टैक्ड रहता है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेनली दो ही काम होता है, एक होता है प्रोसेसिंग और एक पैकेजिंग। एक सेल के अंदर में जितना भी मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको प्रोसेस करने का काम और उसको पैक करने का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही होता है, ताकि उस मटेरियल को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक आसानी से ले जाया जा सके। अगला सेल ऑर्गेनेल है वैक्यूल। अब हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। आपको हम बताए थे कि सेल में साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एम्प्टी स्पेस होते हैं, खाली जगह होता है, और उसी खाली जगह को हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। इसका साइज जनरली प्लांट सेल में बड़ा होता है, प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटे या नहीं के बराबर वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसका भी मेनली दो ही काम होता है। इसका काम होता है एक्सेस वाटर को स्टोर करके रखना, एक सेल में जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको स्टोर करके रखता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है ना उसको भी वैक्यूल ही स्टोर करके रखता है। अगर हम लोग अमीबा की बात करें जो कि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और इसका काम होता है फूड मटेरियल्स को स्टोर करके रखना जब तक उस फूड मटेरियल का डाइजेशन न हो जाए। अगला सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जो रफ ER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसको रफ करने का काम यही राइबोसोम्स ही करता है। बहुत सारा छोटा छोटा दाना जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग राइबोसोम्स बोलते हैं। यहाँ पर इसके बारे में बताया भी गया है कि राइबोसोम्स छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका काम क्या होता है तो आप याद रखिएगा कि राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगला और सबसे अंतिम सेल ऑर्गेनेल है सीलिया और फ्लैजेला। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसके ऊपर एकदम छोटा छोटा हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसके ऊपर एक सिंगल हेयर जैसा लंबा सा स्ट्रक्चर निकला होता है, इसको हम लोग फ्लैजेला बोलते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं सम सेल्स हैव दीज स्मॉल एक्सटेंशंस ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसके सेल मेम्ब्रेन से एक एक्सटेंशन निकला होता है, एक एक्स्ट्रा चीज निकला होता है, और उसी को हम लोग या तो सीलिया बोलते हैं या तो फ्लैजेला बोलते हैं। अगर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं तो सीलिया बोलेंगे, और सिर्फ एक ही लंबा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ है तो उसको हम लोग फ्लैजेला बोलेंगे।
इसका भी मेनली दो ही काम है, एक है लोकोमोशन और दूसरा है कलेक्शन ऑफ फूड। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, सेल को एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करता है और फूड को कलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। अगर कहीं पर फूड आइटम दिखेगा उसको तो ये इसी से इसको कैप्चर करेगा और उसको सेल के अंदर डाल देगा। कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि पैरामीशियम, इसमें बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटा छोटा हेयर जैसा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग यूग्लिना की बात करें तो इसमें एक सिंगल फ्लैजेलम पाया जाता है, एक ही स्ट्रक्चर हेयर जैसा इसमें निकला होता है। आपको इन दोनों ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है, आपसे एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि सीलिया किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो आपको बताना होगा पैरामीशियम। उसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लैजेलम या फ्लैजेला किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो आपको बताना होगा यूग्लिना। ऑल दिस सेल ऑर्गेनेल्स वर्क टुगेदर। जितने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अभी तक हम लोग पढ़े सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं एक सेल के अंदर, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल, और ये सेल के अलग अलग कामों को करते हैं। सबका काम बटा हुआ है, सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, सबका काम और सबका नाम आपको याद रखना है। हमारा अगला टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। एक छोटे से सेल से एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है उसी के बारे में इस टॉपिक के अंदर में हमें डिटेल में पढ़ना है। जब तक हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट में ओपी लिखिए। हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को एक बिल्डिंग से कंपेयर कर सकते हैं। जब भी हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हमें बेसिक यूनिट चाहिए होता है जिससे कि कोई भी बिल्डिंग हम लोग बना सकते हैं, और उस बेसिक यूनिट का नाम है ब्रिक्स। हमें सबसे पहले ईंट चाहिए होता है। बहुत सारे ब्रिक्स को जब हम लोग मिला देते हैं तो वॉल बन जाता है, बहुत सारे वॉल्स को मिला देते हैं तो रूम बन जाता है, बहुत सारे रूम्स को मिला देते हैं तो फ्लैट बन जाता है, और बहुत सारे फ्लैट्स के मिलने के बाद एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म में भी होता है। सबसे छोटा यूनिट जिसका जरूरत पड़ता है एक ऑर्गेनिज्म को बनने में वो होता है सेल। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो एक टिश्यू बन जाता है, जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गेन बनता है, जब बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलते हैं तो ऑर्गेन सिस्टम बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है। अगर हम लोग एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें जो कि सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है जैसे कि अमीबा, इसका एक ही सेल सारा जरूरी फंक्शन कंप्लीट कर लेता है। जितना भी जरूरी काम होना चाहिए एक सेल में उसका अकेला एक ही सेल कंप्लीट कर लेता है, जैसे कि फूड का डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोइंग हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। जितना काम एक सेल में होता है, जितना भी काम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, सारा काम एक ही सेल अकेला कर लेता है। लेकिन अगर हम लोग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो हर सेल का एक स्पेशल फंक्शन, एक खास काम होता है। जब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप एक खास काम को करता है, एक खास एक्टिविटी करता है, तो उस ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। वही यहाँ पर हम लोग देखे थे कि सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। उसी तरह से अगर बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और एक खास काम को करते हैं तो उस ग्रुप को हम लोग ऑर्गेन कहते हैं। जैसे कि किडनी जो बना है बहुत सारे टिश्यू के मिलने के बाद बना है और इसीलिए किडनी को हम लोग एक ऑर्गेन बोलते हैं। इसी तरह से जब बहुत सारे ऑर्गेन से ग्रुप बना लेते हैं और मिलकर एक साथ काम करते हैं तो इसको हम लोग ऑर्गेन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेन्स है और बहुत सारे ऑर्गेन्स के मिलने के बाद ये बना है, इसीलिए इसको हम लोग ऑर्गेन सिस्टम बोलते हैं। हमने क्लास 6 और 7 में बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था और सबका नाम यहाँ पर डू यू नो में दिया गया है। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन, और सबसे अंतिम में है इंटेंग्यूमेंट्री। ऑल द सेल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जितना भी सेल होता है, चाहे वो प्लांट का सेल हो, एनिमल का सेल हो, उसमें कुछ कॉमन पाया जाता है। जैसे कि हम लोग शुरू में ही देखे थे कि हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर जाने देता है। उसके अलावा एक न्यूक्लियस होता है जो कि सेल के अंदर होने वाले एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा सेल में साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है जो कि सेल में रहने वाले सेल ऑर्गेनेल्स को काम करने में हेल्प करता है। हाउएवर दे कैन अपीयर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन इतना सिमिलैरिटी होने के बाद भी एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग तरीके के सेल देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो उनमें ब्लड सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है और लिवर सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इस चैप्टर में। इसी तरह का डिफरेंसेस आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा। प्लांट्स के जो रूट सेल होते हैं और लीफ सेल होते हैं, दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन देखने में वो काफ़ी अलग होते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में अगर हम लोग और डिटेल में जानेंगे तो हमें कुछ मेजर डिफरेंसेस का पता चलेगा, और उन्हीं डिफरेंसेस में से कुछ के बारे में हमें नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में पढ़ना है।
कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब हम लोग दोनों सेल को कंपेयर करके देखने वाले हैं कि किसमें क्या है और किसमें क्या नहीं है। ऑल्दो ऑल लिविंग सेल्स हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं सब में कुछ कॉमन फीचर्स होता है और उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन जब डिटेल स्टडी किया गया तो पता चला कि प्लांट के सेल और एनिमल के सेल में कुछ मेजर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। प्लांट्स के जो सेल होते हैं वो जनरली डेफिनाइट शेप के होते हैं, उनका शेप फिक्स्ड होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सेल वॉल। प्लांट्स के सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग पाया जाता है और उस एक्स्ट्रा कवरिंग को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। इसको अगर हम लोग एनिमल सेल से कंपेयर करें तो इसमें कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं पाया जाता है। इसमें जो आउटर मोस्ट कवर होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन का कवर, जो कि एक नाजुक परत होता है, एक नाजुक झिल्ली होता है जो कि सेल को चारों तरफ से घेर के रख पाता है। इसी कारण से एनिमल का जो सेल होता है वो प्लांट सेल की तरह रिजिड नहीं हो पाता है, प्लांट सेल की तरह कठोर नहीं हो पाता है। दिस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू एनिमल सेल। इसके कारण ही एनिमल सेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ पाता है। हेंस दे कैन शो लार्ज वेरिएशन इन देयर शेप्स। इसके कारण से उसके आकार में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। एक ही एनिमल के अंदर में अलग अलग आकार के सेल आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा दोनों में और भी डिफरेंसेस है, जैसे कि प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लांट के सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं उसका साइज बड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन एनिमल के सेल में अगर हम लोग देखें तो वैक्यूल्स या तो नहीं होता है या तो बहुत छोटा वैक्यूल होता है। ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको बोला जा सकता है कि आप प्लांट सेल को ड्रॉ करके बताइए या एनिमल सेल को ड्रॉ करके बताइए, या दोनों को ड्रॉ करने के लिए भी आपको बोला जा सकता है। तो इस डायग्राम को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, सिर्फ इधर ही है, इधर कोई भी सेल वॉल नहीं है। एनिमल सेल में बहुत छोटा वैक्यूल है और अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा वैक्यूल है। क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और अगर हम लोग एनिमल सेल में देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं दोनों सेल में पाए जाते हैं। ये सब एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। अब तक जितना भी डिफरेंसेस हम लोग एक प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में देखे उसको समराइज करके हम लोग इस टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। प्लांट सेल का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है लेकिन एनिमल सेल का जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ये इररेगुलर होता है या इसको हम लोग नॉट फिक्स्ड भी बोल सकते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। उसी तरह से प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट रहता है, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट रहता है। प्लांट सेल में अगर हम लोग वैक्यूल की बात करें तो एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, लेकिन एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है ना या तो बहुत छोटा होता है या तो एनिमल सेल में वैक्यूल पाया ही नहीं जाता है। सबसे अंतिम में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। इसमें बोला गया है सेल ऑर्गेनेल्स अदर देन द वंस शोन इन द डायग्राम्स ऑन द प्रीवियस पेज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल, हाउएवर दे विल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेस। इसका मतलब हुआ रुको जरा, सब्र करो, जितने सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं ना इसके अलावा भी और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं लेकिन उनके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। फाइनली ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। पिंड कमेंट से आप पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा और अगर आपको क्वेश्चन आंसर में भी हेल्प चाहिए तो उसका भी वीडियो आपको वहीं मिल जाएगा। यूट्यूब को बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। और इन सब के बदले में हम आपकी पढ़ाई को और भी ईजी और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। अब तक साइंस के जितने सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है उनके वीडियोस को देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।